गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने लास्ट टॉपिक किया था अपने पास VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी की सहायता से अपने क्या देखा, अपने ने ये देखा कि अपने कोई भी अणु हो उसकी आकृति को किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं और वो आकृति अपनी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कैसे प्रभावित होगी। क्लियर। अब देखा जाए तो VSEPR थ्योरी आपस खुद के लिए एक बहुत ही एडवांस थ्योरी है, बट ये कुछ चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाती। इसलिए अपने पास एक नई थ्योरी आई जिसे बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। ये थ्योरी अपने को क्या बताती थी, ये थ्योरी अपने को बताती है कि सहसंयोजक अणुओं में जो बंध बनता है, सहसंयोजक बंध, वो स्थायी किस हिसाब से होता है और उसके स्थायित्व की व्याख्या अपने किस हिसाब से करते हैं। क्लियर। तो अपने शुरुआत करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, VBT। अब इसमें लिख देते हैं कि VSEPR सिद्धांत निम्न बातों की व्याख्या नहीं कर पाया। व्याख्या नहीं कर पाया। याद रखना, अपने को कमियां पता होनी चाहिए, तभी अपने आगे वाले टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्लियर कर पाया। अच्छा, वो कौन कौन सी कमियां थी बच्चों। तो कमियां सबसे पहले वो है कि बंध स्थायी क्यों होते हैं। सहसंयोजक बंध बन रहे थे, उसके स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, सिर्फ बता रहा था भाई अपने पास प्रतिकर्षण पड़ेगा, रिपल्शन पड़ेगा और आकृति बिगड़ जाएगी। आप पर प्रेशर लगाए और आप क्या होगे, डिमोरलाइज हो गए। नहीं, वैसे ही तो लिखेंगे यह सिद्धांत। फिर VSEPR की बात हो रही है, इसकी कमियां स्टार्ट करें, उसके बाद इसकी जो मजबूत पक्ष थे वो रखेंगे अपने। ठीक है। यह सिद्धांत सहसंयोजक, यह सिद्धांत सहसंयोजक बंध के आपेक्षिक स्थायित्व को नहीं बता पाया। बता पाया मतलब कोई भी सहसंयोजक बंध क्यों स्थायी होता है, उसके स्थायित्व को नहीं बता पाया। दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट ये है कि VSEPR थ्योरी केवल सहसंयोजक यौगिकों के संरचना को ही बताता है, ही बताता है। क्लियर है। देखो बच्चों, अपने इसके अंदर पढ़ना क्या है, मेन चीज अपने को दो पढ़नी होती है इसके अंदर। ठीक है, शॉर्ट में आपको बता देता हूं, फिर अपने डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखेंगे चीजों को। क्लियर। ये है अपने पास दो मेन थिंग्स आती है इसके अंदर। एक तो आती है अपने पास अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने को समझना है, तभी आप अपने आगे जाकर संकरण पढ़ पाएंगे। क्लियर। एक तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है अतिव्यापन, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो अपने पास आता है संकरण। ये दो कॉन्सेप्ट अपने बहुत ही ज़्यादा आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे किसी भी चीज़ में अपने आगे जाते हैं कंपटीशन में। तो आपको कंपटीशन में अगर आपको बढ़ना है तो आपको दो बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए, जहाँ से हर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। एक तो VSEPR थ्योरी और एक अपने पास संकरण। ये दो चीज है, इसको अपने बहुत ही गहनता से अध्ययन
करना है। क्लियर? याद रखना, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो बात करते हैं कि अब इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले इसकी खोज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को अपने बोलते हैं HLSP सिद्धांत। एक बार 11th की क्लास के मेन एग्जाम में क्वेश्चन आया था, HLSP सिद्धांत का वर्णन करो। क्लियर? HLSP की फुल फॉर्म लिखो, 1 नंबर के क्वेश्चन में आया था। बट अपने को क्या देखना है कि HLSP नाम क्यों दिया, इसे HLSP सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HLSP सिद्धांत। सबसे पहले H का मतलब है हाइटलर। ठीक है, हाइटलर। तो लिख देता हूं मैं, सबसे पहले ये सिद्धांत हाइटलर व लंदन ने दिया था। लंदन ने दिया था। वैसे बच्चों होता क्या है कि जब भी अपने केमिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ें चाहे कोई भी पढ़े, उसमें कभी भी सन नहीं पूछा जाता। केमिस्ट्री क्या होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें क्या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। बट कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जिसमें अपने को सिर्फ वैज्ञानिकों के नाम पता होने चाहिए। क्लियर? जैसे ये है VSEPR थ्योरी है, तो सीधे वैज्ञानिक के नाम से आ जाती है। ठीक है, सन रखने की याद जरूरत नहीं होती, मेन कॉन्सेप्ट का वर्क होता है। तो सबसे पहले यह सिद्धांत हाइटलर व लंदन ने दिया था। ठीक है, परंतु इस सिद्धांत में कुछ कमियां थी, और वो कमियां दूर किसने की? स्लेटर व पॉलिंग ने। स्लेटर व पॉलिंग ने क्या किया, उसमें थोड़ी बहुत कमियां दूर करके और अपना नाम दे दिया। क्लियर? तो परंतु बाद में इस सिद्धांत में कुछ बदलाव किए गए। यह बदलाव स्लेटर व पॉलिंग ने किए थे। किसने? स्लेटर व पॉलिंग ने किए थे। पॉलिंग अंडरलाइन कर देते हैं। ये तरीका होता है आंसर लिखने का। मान लो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर आपको सिर्फ यही दिखाना है कि किसी भी एग्जामिनर की नज़र अपने परफेक्ट पॉइंट पर पड़े, तो उसे अंडरलाइन कर दिया करो। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है कि आपको फिक्स वही पॉइंट पड़ता है कॉपी में, तो उसका आंसर मिल जाता है बढ़िया तरीके से। ठीक है, यह बदलाव स्लेटर व पॉलिंग ने किया था। इसलिए इस सिद्धांत को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? HLSP सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को सम्मिलित रूप से HLSP सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर? याद रह जाएगी बात। तो आपके पास HLSP सिद्धांत आ जाए या HLSP की फुल फॉर्म आ जाए, तो अगली बार क्या करोगे आप? बिना रुके इसका आंसर दे पाओगे। क्लियर है बच्चों? तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें एक बात आती है कि संयोजकता सिद्धांत के मुख्य बिंदु। क्लियर? लिख देते हैं या भाग लिख देंगे। संयोजकता सिद्धांत के मुख्य बिंदु या मुख्य बिंदु, दो मेन पॉइंट होते हैं किसी भी संयोजकता बंध सिद्धांत के। क्लियर? उसके द्वारा क्या होता है, किसी अणु में बंध बनने के बारे में बताते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट ये है
सहसंयोजक बंध में सम्मिलित होने वाले अणु अपनी पहचान बनाए रखते हैं। कोई भी अपने पास बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा, उसके अंदर क्या होता है, जो परमाणु होते हैं, कौन से परमाणु होते हैं, वो अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। क्लियर? तो इसके आधार पर जो संयुक्त होने वाले परमाणुओं के आधार पर दो प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे। क्लियर? उसके आधार पर क्या होता है, सहसंयोजक बंध का बनना बताया जाता है। पहला तो है अतिव्यापन की अवधारणा। अतिव्यापन की अवधारणा। दूसरा सिद्धांत आता है अपने पास, वो है न्यूनतम कक्षक अवधारणा। न्यूनतम कक्षक अवधारणा। ये दो अवधारणाएं हैं, तो अपने क्रम से कर लेंगे। पहली अवधारणा करते हैं अतिव्यापन की अवधारणा। ठीक है, फर्स्ट अतिव्यापन। अवधारणा। अतिव्यापन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ओवरलैप हो जाना, यानी एक के ऊपर दूसरा गिर जाना। ठीक है, एक के ऊपर दूसरा मिक्स हो जाना। क्लियर? अब अतिव्यापन में अपने क्या करते हैं कि इस अवधारणा के अनुसार जब दो परमाणु कक्षक एक दूसरे के पास पास आते हैं, मान लो ये परमाणु कक्षक आपने पढ़े हैं, sp-df होते हैं। क्लियर? जब दो परमाणु कक्षक एक दूसरे के पास पास आते हैं तो दोनों आपस में क्या मिल जाते हैं। तो उनके मिलने का दो तरीका होता है, या तो हेड टू हेड, ठीक है, या होता है साइड वाइज। ठीक है, ये दो प्रकार से मिलते हैं और इनका मिलना क्या कहलाता है, अतिव्यापन कहलाता है। क्लियर? जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा, ठीक है, बंध उतना ही मजबूत बनेगा। मान लो ये पकड़ है, जितनी ज्यादा मजबूत होगी आपके हाथ की पकड़, उतना ही छुड़ाने में क्या होगा, कठिनाई आएगी। यानी बंध जितना अतिव्यापन होगा उतना ही मजबूत होगा। फिर इस बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। क्लियर बच्चों? तो इसमें लिखेंगे अतिव्यापन की अवधारणा में, इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार जब परमाणु कक्षक पास आते हैं तो उनमें अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन का मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है। और याद रखना, जितना ज्यादा अतिव्यापन उतना ही ज्यादा अपने पास क्या होगा कि बंध उतना ही ज्यादा मजबूत बनता है। क्लियर? और जैसे जैसे दोनों परमाणु कक्षक मिलेंगे उनकी ऊर्जा में कमी हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व ज्यादा होता है। क्लियर? तो उनमें अतिव्यापन होता है और परमाणु कक्षक
एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं। जिससे उनकी उनकी यानी कक्षकों ऊर्जा में कमी आती है। अच्छा, आपको पता तो ही नहीं ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्या है। ऊर्जा जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्थायित्व कम होगा। मान लो दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं तो क्या होगा, किसी को चोट पहुंच सकती है, यानी एक इंजर्ड हो सकता है, ठीक है। उसी टाइम में अगर ऊर्जा भी ज़्यादा निकलेगी, लड़ेंगे तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, ठीक है। और दूसरे जगह पर क्या, दो व्यक्ति बैठे आराम से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा उसके अंदर, तो क्या होगा, ऊर्जा कम है तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा समय तक वो अपने एक दूसरे के साथ सही ढंग से रह पाएंगे। उसी टाइप से अगर परमाणु कक्षकों के बीच में ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो उनका स्थायित्व कम होगा, और जब ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। यही अपने पास अतिव्यापन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और बात करते हैं अलग पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अतिव्यापन कौन से कक्षक करते हैं, यानी ऐसे कौन से कक्षक है जो सिर्फ अतिव्यापन करेंगे। ऐसा तो नहीं सारे के सारे अतिव्यापन करेंगे, ठीक है। तो उसमें लिख देते हैं केवल अर्धपूर्ण, यानी ऐसे कक्षक जो आधे भरे हों, क्या हो, आधे भरे हों या खाली हो, क्लियर। अर्धपूर्ण या अपूर्ण कक्षक ही अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन के लिए मेन बात यह है, यानी ऐसे कक्षक जो अर्धपूर्ण हो, मान लो P है, P में 3 होते हैं, एक एक सभी के पास है तो ये अर्धपूर्ण है, ठीक है। और एक P अपने पास ये है तो ये खाली है, ये अपूर्ण है, तो खाली होना चाहिए, क्लियर, या क्या होना चाहिए, अर्धपूर्ण होना चाहिए। जिनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, क्लियर। क्योंकि अतिव्यापन के कारण एक ऐसा बंध बनता है जो डीलोकलाइज्ड होता है, मतलब स्थानीयकृत होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, गतिशील होता है। कारण क्या है, लिख देते हैं, क्योंकि अतिव्यापन के कारण स्थानीयकृत बंध बनता है, जिसे बोलते हैं डीलोकलाइज्ड अंग्रेजी में, ठीक है। जिसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती, इधर उधर लोकेट करता रहता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि अतिव्यापन केवल उन्हीं कक्षकों में हो सकता है जिसमें अर्धपूर्ण या अपूर्ण कक्षक हो, क्लियर। और क्योंकि अतिव्यापन के कारण क्या होता है, स्थानीयकृत बंध बनता है, जो डीलोकलाइज्ड होता है उसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती, ठीक है। और स्थानीयकृत बंध बोल सकते हैं या स्थानीयकृत आबंध कक्षक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं आबंध कक्षक भी लिख देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, कक्षक, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो अतिव्यापन में आता है, क्लियर। वो है, ये बात आती है कि अतिव्यापन से क्या प्रभाव पड़ेगा, बंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बंध पर यह प्रभाव पड़ेगा कि मान लो जितनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है उतनी ज़्यादा क्या होगी, इंजरी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उसी टाइप से जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा, बंध अपना उतना ही प्रबल बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो बॉन्ड को अपना जितना ज़्यादा स्ट्रांग करना है उसके लिए अतिव्यापन उतना ज़्यादा करवाओ फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने लिखेंगे, वो पॉइंट ये है अपने पास कि जितना अधिक अतिव्यापन होगा, अधिक अतिव्यापन होगा,
सहसंयोजक बंध उतना ही मजबूत होगा। मजबूत होगा। तो अतिव्यापन किस पर निर्भर करता है? क्या सहसंयोजक बंध की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? अतिव्यापन पर निर्भर करती है। आपके पास जितना भी मजबूत बंध है वो बताता है कि आपका बंध क्या होता है कि ज्यादा प्रबल है। अतिव्यापन पर निर्भर करता है। अब अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन कितने टाइप से हो सकता है? एक तो होता है धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, एक शून्य अतिव्यापन होता है। क्लियर? तो अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन के प्रकार या अतिव्यापन होने के तरीके लिख लेते हैं। ठीक है? अतिव्यापन निम्न प्रकार से हो सकता है। से हो सकता है, हो सकता है। क्लियर? तो अतिव्यापन में जो कक्षक जैसे बंध बनाते हैं, अति ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसके आधार पर अपने पास अतिव्यापन होते हैं तीन प्रकार के। एक तो धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, और एक होता है अपने पास शून्य अतिव्यापन। कौन सा? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य अतिव्यापन। क्लियर है बच्चों? अब धनात्मक अतिव्यापन लिख देते हैं। पहला तो होता है धनात्मक अतिव्यापन। धनात्मक अतिव्यापन में क्या होता है कि सेम साइड, कोई भी कक्षक हो उसकी सेम साइड क्या होती है? सम्मिलित होती है। क्लियर? सेम साइड सम्मिलित हो तो उसे क्या बोला जाता है? धनात्मक अतिव्यापन बोला जाता है। जैसे ये अपने ले लेते हैं, ये एक पी कक्षक है। ठीक है? कौन सा है? पी है। पी का ये प्लस है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। हाँ, ये अपने पास एक पी है, पी प्लस माइनस। ठीक है? और ये अपने पास दूसरा पी है। अब दूसरा पी है ये, ठीक, यहां ये। जब पी के प्लस प्लस आपस में संयोग करे, माइनस माइनस आपस में संयोग करे, सेम सिरे संयोग करते हैं, तो उसे बोला जाता है धनात्मक अतिव्यापन। क्लियर? अगर जैसे ये P है, इसका प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये S के प्लस वाले के साथ संयोग करे तो भी ये क्या कहलाता है? धनात्मक अतिव्यापन कहलाता है। धनात्मक अतिव्यापन में लिख लेते हैं, इस प्रकार के अतिव्यापन में, अतिव्यापन में समान आवेश वाले सिरे अध्यारोपित होते हैं। आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर? अब ऋणात्मक अतिव्यापन पढ़ते हैं अपने। क्या पढ़ते हैं? ऋणात्मक अतिव्यापन। ऋणात्मक अतिव्यापन में क्या होंगे? विपरीत सिरे अध्यारोपित होंगे। क्लियर? ये यहां पर प्लस है, ये माइनस है, ये यहां पर माइनस है और ये यहां पर प्लस है। तो ये देखो प्लस माइनस के साथ, तो ऐसा अतिव्यापन ऋणात्मक अतिव्यापन। जैसे यहां ले लें, ये प्लस है, ये माइनस है। अब एस इसी के साथ संयोग करवाएं, ये माइनस वाला संयोग कर गया। तो ये जो अतिव्यापन होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक अतिव्यापन कहलाते हैं। क्लियर? तो इसमें लिखें, इस प्रकार के अतिव्यापन में, अतिव्यापन में विपरीत आवेश वाले सिरे संयोग करते हैं।
करते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर? तो अब जीरो अतिव्यापन जिसे बोलते हैं शून्य अतिव्यापन, क्या बोले बच्चों? शून्य अतिव्यापन। अतिव्यापन, शून्य अतिव्यापन में क्या होता है? ये P है, एक प्लस एक माइनस। यहां पर मैंने आपको जब कक्षक पढ़ाए थे, ऑर्बिटल पढ़ाए थे, आपको याद होगा कि बीच में क्या एक नोड होता है, तो ये इस बीच वाले के साथ संयोग होंगे। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्लियर? प्लस और माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो अगर यहां से संयोग करे तो इसे बोला जाता है शून्य अतिव्यापन। शून्य अतिव्यापन यानी अतिव्यापन जीरो हो रहा है, कोई भी अतिव्यापन नहीं हो रहा है। क्लियर? शून्य अतिव्यापन की स्थिति में क्या होता है कि अतिव्यापन नहीं होता है। क्लियर? इस प्रकार के अतिव्यापन में अध्यारोपण, या सिंपल लिख देते हैं अतिव्यापन का मान, अतिव्यापन का मान शून्य होता है। तो अब देखो, अभी तक अपने क्या पढ़ा? अतिव्यापन पढ़ा, ठीक है, वीबीटी पढ़ा है, वीबीटी की कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े, फिर इसका पहला फंडा आया अपने पास अतिव्यापन का। क्लियर? अतिव्यापन के बाद में अतिव्यापन के प्रकार पढ़े, वो किसके आधार पर? कक्षकों के संयोजित होने के आधार पर। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अतिव्यापन से कक्षकों के दिशात्मक गुण कैसे दिखा सकते हैं। दिशात्मक गुण मतलब कक्षक का बंध किस तरफ होगा। क्लियर? और एक पॉइंट डाल के लिख देते हैं, कक्षकों के दिशात्मक गुण। तो बता देते हैं, कक्षकों के दिशात्मक गुण, छोटे छोटे बातें अपने को याद रहनी चाहिए। दिशात्मक गुण पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट है। गुण अतिव्यापन, अतिव्यापन तथा संकरण की सहायता से दर्शाए जा सकते हैं। याद रखना, ये दो इंपॉर्टेंट अपने को पढ़ने। कक्षकों में किस हिसाब के दिशात्मक गुण हैं, वो इसके हिसाब से आसानी से दर्शाए जा सकते हैं। क्लियर? अब क्या होता है कि कोई भी बंध किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि आपको पता है एस कक्षक की आकृति क्या होती है? गोलाकार। पी की क्या होती है? डंबलाकार। डी की द्विडंबलाकार। क्लियर? तो उसी टाइप से क्या होता है, जिस प्रकार से कक्षक की आकृति होती है उसी प्रकार बंध भी उसी दिशा में बनते हैं। क्लियर? तो अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे कि बंध रचना उसी दिशा में होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। मान लो आदमी किस दिशा में ज्यादा मेहनत कर रहा है, मान लो इस फील्ड में ज्यादा पैसा है, तो फिर वो उसी फील्ड की तरफ पढ़ाई करेगा। मान लो कोई फील्ड है, कोई ब्रांच है साइंस की या कोई भी करियर है, उसमें पैसा कम है तो लोग उसकी तरफ कम जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? उसी टाइप से बंध उसी दिशा में बनेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा। क्लियर? और इस कारण से अतिव्यापन भी उसी दिशा में ज्यादा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा। क्लियर? लिख देते हैं, बंध केवल उसी दिशा में बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। क्लियर? अब ये हो गया अपने पास अतिव्यापन का बेसिक कंप्लीट। अब करेंगे कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर
अपने पास कितने प्रकार के अतिव्यापन आते हैं, अतिव्यापन के प्रकार। ठीक है, तो अपने लिख देते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, तो कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर अपने पास क्या होता है बच्चों कि एस 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 पी एस पी 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 में 2 टाइप के आते हैं अतिव्यापन, वो पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये टॉपिक अपने छोड़ देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर अतिव्यापन के प्रकार। तब तक के लिए अपने लगातार पढ़ते रहिए और लगातार जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। थैंक यू, बाय।